वैसा क्रिस्टलीय ठोस, बोलिए वैसा क्रिस्टलीय ठोस। हम लोग इसमें प्रकृति के बारे में सीख चुके हैं कि प्रकृति कैसा होता है, चलकता कैसा होता है, गलनांक कैसा होता है। कोई भी आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप प्रिपरेशन करते हैं तो ये इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। गाँव में तो प्लस माइनस अलग हो गया, तो अलग हो गया तो गति कर जाएगा, गति कर जाएगा तो धारा बह जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऊष्मा को ग्रहण कर लिए और चारों तरफ दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते हमारे हाथों के पास पहुंच गए, हमें गर्मी का एहसास हुआ। आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्त। आज हम लोग फिर से आप लोगों के लिए बेहतर सा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लेकर आए हैं और आप लोगों को लाइन बाय लाइन हर एक चीज को सिखाया जाएगा। और आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, किसी भी आप लोग प्रिपरेशन करते हैं कोई भी एग्जाम का, कंपटीशन लेवल का, वहां से एनसीईआरटी के बेस पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे वो नीट हो, चाहे कोई भी अदर सेक्टर में जहां से केमिस्ट्री पूछता है वहां पर एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम आपको एनसीईआरटी डीप में हर एक लाइन को एक्सप्लेन करके सिखाएंगे ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन हो आपसे दूर ना जा पाए। और यदि आप इसको प्रिपरेशन कर लेते हैं, आप कोई भी ऑब्जेक्टिव कोई भी अलग से बुक उठाते हैं तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। हाँ, अब रह गया कि इसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो कोई इशू आता है, तो सबसे पहले हम आपको अपना थ्योरी देंगे, उसके बाद हम आपको समझाएंगे एक एक लाइन और इसके साथ साथ बेहतर ऑब्जेक्टिव जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा फील आएगा और आप लोगों को अच्छा सा बात समझाएगा। चलिए दोस्त, इस कहानी को जो आज का जो सेशन है उसमें हम लोग 2-3 प्रश्न से हम लोग इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कि हमने पीछे का अध्ययन में सीखा कि 6 बात हम लोग सीख चुके हैं। रिवीजन साथ साथ होते रहता है तो अच्छा लगता है। हमने आपको सबसे पहला पॉइंट, मेरे साथ आप लोग घर पे भी बोल सकते हैं, मन में भी बोल सकते हैं, तो बोलते रहना है। सबसे पहले क्या बताया गया? ठोस। सबसे पहले बताया गया ठोस क्या होता है। दूसरा में आपको क्या बताया? ठोस की 5 विशेषताएं। ठोस की कितनी विशेषताएं? 5। तीसरा में क्या सिखाया आप लोगों को कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। फिर चौथा में क्या बताया गया कि जो 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, उसका डिफिनीशन बताया है। फिर 5वां नंबर हमने आपको बात सिखाया कि कांच को अक्रिस्टलीय, कांच को अतिशीतलित द्रव या फिर आभासी ठोस क्यों बोलते हैं, ये आप लोगों का 5। और 6ठा नंबर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बीच अंतर। ये 7 सवाल तक हम लोग लाजमी रुके हुए थे। आज थोड़ा देखिए, आज थोड़ा गौर फरमाइए तो थोड़ा देखिए, इसमें क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण किया गया है। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण बोलेंगे सर क्यों जरूरत पड़ा? आप जब पढ़ रहे थे तो हमने आपको उसमें एग्जाम्पल दिया था, क्रिस्टलीय ठोस में हीरा का एग्जाम्पल दिया और हीरा के साथ साथ हम आपको बोल देंगे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा। तो यार हीरा का स्ट्रक्चर कितना कठोर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, दोनों में तो भैया जमीन आसमान का अंतर है, तो फिर उसको क्रिस्टलीय बोल रहे हैं। तो क्या क्रिस्टलीय में बंटवारा किया जाएगा? हाँ, अब क्रिस्टलीय ठोस को आराम से और अच्छा से अध्ययन करने के लिए इसे 4 भागों में बांटते हैं। बोले सर 4 भाग में क्यों? 8 या 10 भाग में क्यों नहीं? उसके बंधन बल के आधार पर। यहां पर एक बहुत अच्छा सा बात लिखता है एनसीईआरटी, देखिएगा किस आधार पर क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण करते हैं। थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद हम आपको अपना थ्योरी दे रहे हैं ताकि आप लोगों को सब बात सिखाया जा सके। आइए देख लीजिए। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि खंड 1 पीछे का अध्ययन में अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के बारे में हमने जाना और सीखा। यह भी जाना कि उनमें लघु परासी व्यवस्था होता है। लघु परासी मतलब कि जो उसकी व्यवस्थाएं पाई जाती है वो बहुत दूर तक फैली नहीं होती है, वो थोड़ा दूर तक ही लागू होता है। तथापि अधिकतर ठोस पदार्थ जो होते हैं क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन बहुत सारा जो पदार्थ होता है वो कैसा होता है? क्रिस्टलीय प्रकृति का होता है। उदाहरण के लिए धात्विक तत्व हो जैसे लोहा, तांबा, चांदी। अधात्विक तत्व हो सल्फर, फास्फोरस, यानी इसमें धात्विक भी कुछ तत्व है क्रिस्टलीय में और अधात्विक भी कुछ तत्व है जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, आयोडीन है। कुछ यौगिक भी है, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड। आखिर जब इतना सारा बात है तो इसको तो भैया बांटना तो पड़ेगा ना, ताकि उसको हम लोग अच्छा से अध्ययन कर पाए। हमने आपसे बोला कि आपके पास बहुत सारा गेंद है अलग अलग वैरायटी का, कोई ग्रीन कलर का, कोई रेड कलर का, कोई ब्लू कलर का, कोई रेड ग्रीन कलर में भी अलग अलग ब्रांड का आपके पास बॉल है। आप उसको जब निकालेंगे तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप क्या करेंगे, ग्रीन कलर के बॉल को एक तरफ, रेड कलर के बॉल को एक तरफ, ब्लू कलर के बॉल को एक तरफ, तो आप आसानी से छांट सकते, निकाल सकते। इसलिए बंटवारा किया जा सकता है। आपके घर में बंटवारा क्यों किया गया? आपके घर में जब ज्यादा फैमिली हो गए तो उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिए, 2 भागों में डिवाइड कर दिए। क्यों? ताकि आराम से लोग रह सके। यहां पर हम लोग बंटवारा कर रहे हैं ताकि आराम से उसको पढ़ सके। कितने भागों में? 4 भागों में। देखिए क्या बोल भी रहा है, देखिए क्या बोल रहा है। क्रिस्टलीय ठोसों के विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया और
किस प्रकार से वर्गीकृत किया देखिएगा। यह विधि उद्देश्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्रिस्टलीय ठोस का अंतराण्विक बल की प्रकृति कैसा है। यानी पहला जो हम लोगों का आधार है वो क्या है, हम लोगों का अंतराण्विक बल, यानी उसके अणुओं के बीच कौन सा बल लग रहा है उस आधार पर। अब मान लीजिए 4 प्रकार का बल लग रहा है तो भैया 4 प्रकार का होगा। उसके बाद बोल रहा है क्या, अथवा या उसी को हम लोग बल की प्रकृति बोले या आबंध के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यही हम लोग इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग सिखाते हैं कि क्या क्या है। उसके बाद पहले हम अपना थ्योरी दे रहे हैं, उसके बाद हर एक लाइन को एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग बने रहिएगा और दिल थाम के हर एक चीज को समझिएगा। आप लोगों को फिर दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए हम लोग से देखते हैं दोस्त। ध्यान समझिएगा, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक को हम लोग बोलते हैं आयनिक ठोस, दूसरा को बोलते हैं हम लोग, देखिएगा कौन कौन हम लोग क्रिस्टलीय ठोस को 4 भाग में कौन कौन बांटे हैं। देखिएगा क्रिस्टलीय, जो हम लोगों का क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय जो ठोस होता है उसको कितने भागों में बांटे हैं, 4 भागों में बांटा गया। क्रिस्टलीय ठोस को कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। अब सवाल उठता है कौन कौन 4 भागों में बांटा गया, कौन कौन। तो देखिएगा सबसे पहला जो हम लोगों का होता है वो हम लोगों का क्या है, आयनिक ठोस। एक हम लोगों का है क्या, कौन सा ठोस, आयनिक ठोस। दूसरा हम लोगों का आता है सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस। फिर हम लोग बोलेंगे सी नंबर धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। और फिर जो है हम लोगों का है डी नंबर है आयनिक ठोस। ओहो, आणविक ठोस, आणविक ठोस। आगे जब हम लोग और अध्ययन को हम लोग सिंपल करेंगे तो इस आयनिक ठोस को भी हम लोग 3 अलग अलग आधार में बांटेंगे। इसमें कौन कौन होता है, तो एक होता है अध्रुवीय, अध्रुवीय, और एक होता है हम लोगों का ध्रुवीय, और एक हम लोगों का होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आबंध। आइए हम लोग यदि इतना चीजों को सीख लेंगे तो आप लोगों को बेहतर से कंसेप्ट निकल के आएगा। इसके बाद फिर आपको दूसरा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए दोस्त, अब हम लोग थोड़ा सिंपल से समझते हैं कि क्या क्या बात है, आखिर 4 भागों में क्यों बांटे। तो पहला नंबर की हम जो बांटने का आधार है उसके उसके कणों के बीच में कौन सा बल लग रहा है। मान लीजिए कि हम लोगों का ये हम लोग का पदार्थ है, इस पदार्थ में हमारा बहुत सारा कण है, ऐसे हम लोग का बहुत सारा ये कण है, ठीक, बहुत सारा कण है। तो इसके बीच में कौन सा बल लग रहा है। यदि इसके बीच हम लोगों का कूलम बल लग रहा होगा, ध्यान से अप्रोच करेंगे, उसके बीच यदि हम लोगों का कूलम बल लगेगा, कूलम बल लगेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक ठोस। यदि उसके बीच में सहसंयोजक, सहसंयोजक, उसके बीच सहसंयोजक यदि आबंध उपस्थित होगा, उसके बीच यदि सहसंयोजक आबंध उपस्थित होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सहसंयोजक ठोस। यदि उसके बीच में हम लोगों का धात्विक बंधन हो, धात्विक बंधन हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे धात्विक ठोस। यदि उसके बीच में हम लोगों का आणविक आकर्षण बल हो, आणविक आकर्षण, आणविक आकर्षण बल कार्य कर रहा हो तो हम उसको आणविक ठोस बोलेंगे। यानी कुल मिलाजुला के बात की हम लोग को यदि इसको डिफिनीशन देना है तो आप 2 तरीका से इसको डिफाइन कर पाएंगे। पूछेगा कोई आयनिक ठोस किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण, अवयवी कण मतलब जिससे मिलकर बना है, ये सब मिल बोलेंगे। इसमें भी परिभाषा बोलना होगा तो बोलेंगे कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कण। इसका भी परिभाषा देना होगा तो वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें उसका अवयवी कण। इसका भी डिफिनीशन देना होगा तो क्या बोलेंगे, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें उसका अवयवी कण। अब सुनिएगा, इसमें अवयवी कणों के बीच में कूलम बल लगा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक ठोस। जिसके अवयवी कणों के बीच में सहसंयोजक आबंध लगा रहता है उसको सहसंयोजक ठोस। जिसके अवयवी कणों के बीच में धात्विक बंधन उपस्थित रहता है उसको धात्विक ठोस। और जिसके अवयवी कणों के बीच में हम लोगों का आणविक आकर्षण बल लगा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आणविक ठोस बोलते हैं। कितना आसान है,
है ना आसान। लेकिन आप एक और बेस पर और एक और पद पर आप लोग डिफाइन कर पाएंगे। यदि आप एक और पद चाहेंगे तो उस आधार पर भी आप डिफाइन कर सकते हैं। कौन सा? तो वैसा अवयवी कण, सॉरी वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कण के रूप में, किसके रूप में? अवयवी कण के रूप में आयन हो तो आयनिक ठोस, सहसंयोजक अणु हो तो सहसंयोजक ठोस, धात्विक परमाणु हो धात्विक ठोस, अणु हो आणविक ठोस। यानी आप दो आधार पर डिफिनीशन दे पाएंगे। यानी अवयवी कण में यदि आपको डिफिनीशन देना होगा तो इसमें अवयवी कण कौन होता है? हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें अवयवी कण के आधार पर यदि आप डिफिनीशन देना चाहते हैं या फिर आप बल के आधार पर डिफिनीशन देना चाहते हैं, यदि अवयवी कण के आधार पर डिफिनीशन देना चाहते हैं तो भी ठीक है। आप बोलेंगे इसमें कौन सा उपस्थित होगा? अवयवी कण आयन। इसमें कौन सा होगा? सहसंयोजक अणु होगा। इसमें कौन सा होगा? धात्विक। इसमें कौन सा होगा? धात्विक परमाणु होगा। इसमें कौन सा होगा? अणु होगा। अब आइए हम लोगों अब आगे का हम लोग कार्यक्रम में स्टार्ट करते हैं। तो कोई पूछा आपसे, अब इस दोनों को हम लोग मिलाकर हम लोग डिफिनीशन देंगे। कैसे? वैसा क्रिस्टलीय ठोस, बोलिए वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कणों के रूप में आयन हो और उसके बीच में कूलम्ब बल लगे, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। और बोले कोई सहसंयोजक आबंध का कोई पूछेगा आपसे कि सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं, तो आप लोग भी लिखेंगे क्या? कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस, बोलिए वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कणों के रूप में सहसंयोजक अणु हो और उसके बीच में सहसंयोजक आबंध हो, तो उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। और इसका कोई बोलेगा तो बोलेंगे वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण के रूप में धात्विक परमाणु हो और उसके बीच में धात्विक आबंध लगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? धात्विक ठोस कहते हैं। और बोलेंगे वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कणों के रूप में अणु हो और लगने वाला आणविक आकर्षण बल हो, उसे हम लोग आणविक ठोस कहते हैं। बस कितना डेफिनेशन आसान है। एक बार और चलिए फिर से। कैसे बोले कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस कहने सब प्रकार है। तो वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण के रूप में आयन और लगने वाला बल कूलम्ब बल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग आयनिक ठोस कहते हैं। आसान है। फिर बोलेंगे कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण के रूप में सहसंयोजक अणु हो, जिसके अवयवी कण के रूप में क्या हो? सहसंयोजक अणु हो और लगने वाला बल कौन सा हो? सहसंयोजक आबंध हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सहसंयोजक ठोस कहते हैं। और बोलेगा कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण के रूप में धात्विक परमाणु और लगने वाला बल धात्विक आबंध हो, उसे हम लोग धात्विक ठोस कहते हैं। और वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण के रूप में अणु हो और लगने वाला बल कौन सा हो? आणविक आकर्षण बल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग आणविक ठोस कहते हैं। कितना आसान है ना आसान। अब आइए थोड़ा सा इसको भी सीख लेते हैं। पहले यहां तक आप लोग क्लियर हुआ? सर एक जानते हैं आप लोग बात कि यहां से आप लोगों को एग्जाम में डिफिनीशन एक ये बार पूछा है बिहार बोर्ड में, तो एक बार ये पूछा हुआ है सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं। सहसंयोजक ठोस को एक और नाम है, वो नाम भी आप लोग याद रखेंगे। सहसंयोजक ठोस को एक और नाम है, वो है नेटवर्क। सहसंयोजक एक और नाम है क्या? नेटवर्क ठोस। याद रखेंगे। थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल भी आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। NaCl का एग्जाम, इसका आयनिक का हो जाएगा NaCl हो जाएगा, CaCl हो गया, MgCl2 हो गया, यानी जिसमें आयन बनता है। ओके। सहसंयोजक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो जाएगा, फिर से आप लोगों का सिलिकॉन हो जाएगा, फिर सिलिका कार्बाइड हो जाएगा। इस तरीक़ा से आप लोगों का धात्विक ठोस में सब जितना भी धातु होता है, कॉपर हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, एक्सेट्रा बहुत सारा। आणविक ठोस में यदि आप लोग लिखेंगे तो आणविक ठोस में बहुत काम का बात है। आणविक ठोस को 3 भागों में बांटे हैं। कौन कौन? अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंध। कौन कौन? अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंध। अब सवाल उठता है यार ये क्या बोला है? अध्रुवीय किसको बोलेंगे? अध्रुवीय किसको बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे कि वैसा आणविक ठोस जिसमें ध्रुव की उत्पत्ति नहीं होता। अ मतलब नहीं, और क्या नहीं? ध्रुव नहीं। ध्रुव की उत्पत्ति नहीं
हो। बोले सर ये होता कैसे है, जैसे ध्रुवीय में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर H है और यहाँ पर Cl है और इसके बीच में ये बॉन्ड है, इसका भी 2 2 4 2 6 मतलब इसके 8 है, इसके 2 है। अब चाहता है ना कि हाइड्रोजन चाहता है कि इस इलेक्ट्रॉन को हम अपने तरफ खींचे, क्लोरीन चाहता है कि हम अपने तरफ खींचे। चूंकि क्लोरीन के विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की काबिलियत ज्यादा होता है, इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन को खींचकर अपनी ओर लेके आ जाता है। कौन लेकर आ जाता है अपनी ओर? क्लोरीन। और क्लोरीन अपनी ओर लेकर आता है, इसलिए इस पर माइनस आ जाता है और इस पर क्या आ जाता है? प्लस। तो इस पर बताइए माइनस प्लस उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? ध्रुव उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि दोनों की अलग अलग विद्युत ऋणात्मकताएं हैं। समझे? खींच लिया इलेक्ट्रॉन को, लेकिन वही अब मान लीजिए कि कोई O2 है, तो खींचने वाला दोनों तरफ से तो वही है, इसलिए ना तो उधर जा पाता है ना तो इधर भी जा पाता है। अब आपसे पूछते कि N2 कैसा हो गया, तो अध्रुवीय। एक खास बात है कि ये CO2 भी हम लोग का क्या है? अध्रुवीय है। ठीक है ना, CO2 भी हम लोग का क्या हो जाएगा? अध्रुवीय। इस बात को याद रखना होगा। CCl4 भी हम लोग का क्या हो जाएगा? अध्रुवीय। सर ऐसा क्यों हुआ? ये अलग अलग है फिर भी, क्योंकि दोनों तरफ से जितना बल से ऑक्सीजन इधर से जितना खींच रहा है उतना बल से इधर भी ऑक्सीजन खींच रहा है, इसलिए नहीं जा रहा है कहीं पर। CCl4 में भी ऐसा ही स्थिति हो रहा है, क्लोरीन खींचने वाला सब जगह बराबर है, इसलिए याद रखेंगे एक जैसा परमाणु O2 N2 CO2 CCl4 ये सब क्या है? अध्रुवीय। और जितना भी निष्क्रिय गैस होता है, जितना भी निष्क्रिय गैस है, हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, वो सब हम लोग का क्या होता है? अध्रुवीय। आप लोग अध्रुवीय के एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद कर लेंगे और कहते हैं दुनिया का सबसे बेहतरीन नोट्स वो होता है जो आप खुद से तैयार करते हैं। आप लोगों को क्या करना है, पहले क्रिस्टलीय ठोस लिखिएगा, उसका 4 गो भाग लिखिएगा। इसको आप लोग यदि लिख लेते हैं तो इस आधार पर अपने से डिफिनीशन लिखेंगे। एक डिफिनीशन हम लिख देंगे, वो पहला डिफिनीशन, और आप लोग उसी के जैसा, ये यदि आपको याद रहता है ना तो आप किसी का भी डिफिनीशन लिख सकते हैं। आइए हम लोग थोड़ा इसको सीख लेते हैं। तो अध्रुवीय ठोस आप लोगों से एग्जाम में नहीं पूछेगा कि अध्रुवीय ठोस किसे कहते हैं। अध्रुवीय ठोस का एग्जाम्पल याद रखिएगा, O2 N2 CO2 CCl4 और निष्क्रिय गैस, जितना भी निष्क्रिय गैस होता है वो अध्रुवीय होता है। फिर ध्रुवीय में आपका किताब 2 ही एग्जाम्पल दिया, एक HCl और एक क्या हो गया? SO2 एटसेट्रा, याद रखिएगा। फिर हाइड्रोजन आबंध में 3 गो हाइड्रोजन आबंध किसे कहते हैं? जब हाइड्रोजन सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ संयोग करता है। जैसे हाइड्रोजन सबसे बरियार कौन है? फ्लोरीन, HF के साथ हो जाए, H2O हो जाए और NH3, ये 3 ही एग्जाम्पल है और ये 3 ही एग्जाम्पल जो है जिसमें हाइड्रोजन आबंध है। ठीक है ना, तो ये तीनों नाम याद रखेंगे। हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन है, यानी फोन, FON। F मतलब फ्लोरीन, O मतलब ऑक्सीजन, N मतलब नाइट्रोजन। डन। अब आइए थोड़ा सा हम लोग आगे अप्रोच करते हैं। इतना यदि सीख गए हैं तो हम आपको और बातें सिखाना चाहते हैं कि आणविक ठोस में आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि तीनों का आप लोग एग्जाम्पल याद रखेंगे। क्लियर? तो बताइए कि अभी तक हमने आपको क्या क्या सिखाया है। सबसे पहले आपको बताया क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक का डिफिनीशन दे देंगे तो आप सबका डिफिनीशन लिख लेंगे। तो चलिए एक का डिफिनीशन हम लिख रहे हैं और बाकी सबका डिफिनीशन आपको खुद बोलना है। चलिए हम लिखवा दे रहे हैं। पहला जो है आप लोगों का, पहला है आप लोगों का क्या? आयनिक ठोस। पहला हम लोग यही एग्जांपल दिलवाएंगे, आयनिक ठोस क्या होता है। देखिए आयनिक ठोस के लिए कैसे डिफिनेशन बोलेंगे, देखिए वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण के रूप में, अवयवी कण के रूप में कौन होता है? अवयवी कण के रूप में आयन, अवयवी कण के रूप में कौन होता है? आयन। वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण के रूप में आयन हो तथा उनके बीच कौन सा बल लगे? तथा उनके बीच कौन सा बल लगे? कूलम बल लगे, उसे क्या कहते हैं? उसे आयनिक ठोस कहा जाता है। एग्जाम्पल NaCl, CaCl, MgCl2, ये सब एटसेट्रा, ये सब है।
तो कुल मिला के बात की यदि आप एक का डिफिनीशन दे देंगे तो सबका डिफिनीशन देना आसान है। बोलेंगे कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण के रूप में क्या होता है, आयन, और उनके बीच कौन सा बल लगे, कूलम बल, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक ठोस। आप इसको बस कल स्क्रीनशॉट लेकर और कॉपी में अपने सुंदर से सजाते चलेंगे। ससंयोजक ठोस बोल दिया तो वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण के रूप में ससंयोजक अणु और लगने वाला बल ससंयोजक आबंध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ससंयोजक ठोस। इसका देना हो तो बोलेंगे कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण के रूप में धात्विक परमाणु और लगने वाला बल धात्विक आबंध हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धात्विक ठोस बोलते हैं। इसका डिफिनीशन देना है तो वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण के रूप में अणु और लगने वाला बल आणविक आकर्षण बल हो, उसे हम लोग आणविक ठोस कहते हैं। क्या परिभाषा दे पाएंगे? और एक कॉपी पर जो आप लोगों को छोटा सा SW दिया जाए उसको पूरा कर पाएंगे? तो पूरा कर पाएंगे तो आप उम्मीद और बहुत अच्छा लड़के हैं, देखिए इस तरह। तो आप लोग यहां से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि आयनिक ठोस कैसे होता है। और आप लोगों को जब आप लोग पढ़िएगा आगे NCERT हम आपको सिखाएंगे कि इसमें तीन बातें, सब में तीन बातें कॉमन रहेंगी। कौन कौन, थोड़ा देखिए, हम आपको लिस्ट बना दे रहे हैं, उसके बाद देख लीजिएगा कौन कौन का बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग आयनिक का देखेंगे, आयनिक, फिर हम लोग देख लेंगे आप लोगों का सहसंयोजक है, चाहे जो भी धात्विक हो तो धात्विक लिख दे रहे हैं, जो भी हो आयनिक पहले कोई भी लिख सकते हैं, बाद में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, धात्विक भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं थोड़ी ना कि 1 नंबर पर 2 नंबर पर यही लिखना है। सहसंयोजक, सहसंयोजक ठोस हो गया, फिर आप लोगों का क्या हो गया, आणविक हो गया, आणविक। आइए इसका 3 विशेषताएं सब में हम लोग उल्लेख करना होगा। 3 विशेषताएं, कौन कौन विशेषता है? पहला, इसका आपको प्रकृति बताना है कि इसका नेचर कैसा होता है, आयनिक ठोस का नेचर कैसा होता है। दूसरा का आप बताइएगा कि इसका चलकता कितना ज्यादा होगा, चलकता। फिर इसका आपको बताना है गलनांक कितना ज्यादा होगा, गलनांक कितना ज्यादा होगा। आइए यदि इतना आप लोग कॉपरेट कर लेते हैं तो हम लोगों का अब NCERT के लाइन बाय लाइन हम लोग चलेंगे। आइए, आयनिक ठोस में क्या होता है कि इसका प्रकृति तो कठोर होता है। प्रकृति कैसा होगा, कठोर। लेकिन कठोर तो होता है, लेकिन यदि उसको आप पीटेंगे या फिर बाहर से बल लगाएंगे, उस पर बाहर से ज्यादा बल लगाएंगे तो वो धूर हो जाता है, एकदम बुकनी जैसा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं भंगुर। जैसे बोले कि नमक है, तो कोई देखे नहीं कि बहुत पुराना, मतलब बहुत दिन से रखा हुआ नमक है ना, तो वो एक गांठ बना लेता है। लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर छेनी से, हथौड़ी से या फिर अपने हाथ से जोर से धक्का लगाते तो वो भुस ऐसे हो जाता है पाउडर के तौर पर। तो कठोर होता है आयनिक ठोस, लेकिन एक बात है कि ये भंगुर होता है। कठोर होता है लेकिन क्या होता है, भंगुर होता है। धात्विक में क्या होता है, प्रकृति ये कठोर होता है, कठोर होता है, लेकिन खास बात है कि आप इसको पीट कर चदरा बना सकते हैं, यानी आघातवर्ध होता है। आप इसको खींच के तार बना सकते हैं, ऐसा इसका, यानी कठोर तो होता है लेकिन ये हमारा क्या होता है, आघातवर्ध होता है। और क्या होता है, तन्य होता है। आघातवर्ध क्या होता है, तन्य होता है। आघातवर्ध क्या होता है, तन्य। ये भी हमारा कठोर होता है। सहसंयोजक ठोस जैसे हीरा है, कठोर होता है, लेकिन इसका अपवाद है। एक अपवाद हमेशा से काम करेगा, और इसमें जो अपवाद है वो हमारा क्या है, ग्रेफाइट। आगे हम सीखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, अपवाद के रूप में ग्रेफाइट बार बार क्यों आता है। और इसका यदि बोले तो इसका जो हम लोग का प्रकृति कैसा होता है, मुलायम। तो आप यदि इसका विशेषता को याद करना चाहेंगे, आयनिक ठोस कैसा होगा, कठोर लेकिन भंगुर। ठीक, ये कठोर होगा लेकिन आघातवर्ध तैन होगा। ये भी कठोर होगा लेकिन अपवाद के रूप में ग्रेफाइट है, यानी तीनों कठोर होता है। मुलायम कौन होता है, आणविक। समझ गए? ये कठोर होता है लेकिन भंगुर होता है, बाहर से बल लगाने पर उसको छोटे छोटे पार्टों में हम लोग तोड़ सकते हैं। ये धात्विक ठोस हम लोग का कैसा होता है, तो धात्विक ठोस कठोर होता है लेकिन आघातवर्ध एवं तन्य होता है। सहसंयोजक ठोस का अपवाद है ये सब, ठीक है ना। सहसंयोजक ठोस का हम लोग का ये अपवाद है। फिर आणविक ठोस कैसा होता है, तो आणविक ठोस हम लोग का मुलायम होता है। आइए हम लोग चलकता का बात कर ले। ये क्या होता है ना कि ठोस अवस्था में जब रहेगा, ठोस अवस्था में कुचालक, ये सवाल भी पूछता है कि ठोस अवस्था में कुचालक होता है, लेकिन वही यदि द्रव अवस्था होगा ना तो ये सुचालक हो जाएगा, सुचालक। ठोस अवस्था में भैया कुचालक है, द्रव अवस्था में सुचालक। ऐसा क्यों है, उसके पीछे भी लॉजिक है कि इसका अवयवी कण कौन होता है,
आयनिक ठोस का अवयवी कण कौन होता है? आयन। और जब ठोस अवस्था में रहता है तो प्लस और माइनस एक दूसरे के साथ मजबूती में बांधे रखता है, एक दूसरे को साथ एकदम बहुत ताकत से बांधे रखता है। अब चाहता है कि भैया प्लस माइनस निकलोगे तो ही ना धारा बहेगा, तो बोले कि ठोस अवस्था में हम तो निकलेंगे नहीं, लेकिन जब उसको द्रव में डाला जाता है, द्रवित अवस्था में होता है, तो आसानी से आयन गति कर पाते हैं, और आसानी से आयन गति कर पाते हैं तो आसानी से धारा बह पाता है। तो ऐसा कारण होता है कि ठोस अवस्था में तो ये कुचालक होता है, लेकिन द्रव अवस्था में सुचालक होता है। जबकि धात्विक दोनों अवस्था में क्या होता है? चालक होता है, यानी सुचालक होता है। ये दोनों अवस्था में क्या होता है? सुचालक होता है। कौन? धात्विक। ये दोनों अवस्था में क्या होगा? चालक होगा। ये ठोस अवस्था में कुचालक, किंतु द्रव अवस्था में सुचालक होगा। ससंयोजक ठोस का क्या बात है? ससंयोजक ठोस में देखिए क्या है, देखिएगा, ये हमारा कुचालक होता है, कुचालक। लेकिन कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई होता है क्या? हीरो ना विलन, और इसका विलन कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसका क्या है? अपवाद। ग्रेफाइट क्या है? इसका अपवाद है। यानी सब कुचालक होता है, सब कुचालक होता है, लेकिन हमारा ग्रेफाइट क्या होता है? सुचालक होता है। आगे का हम लोग अध्ययन में सीखेंगे ऐसा क्यों होता है। और ये तो भैया हमारा कैसा होता है? कुचालक। ठीक है, तो ये दोनों चालक होंगे और ये दोनों क्या होंगे? कुचालक। खास बात है कि ये चालक कब होंगे? जब द्रव होगा। ठोस अवस्था में कुचालक होगा, ये दोनों अवस्था में चालक होगा। ये कुचालक है, लेकिन इसका अपवाद कौन है? ग्रेफाइट। और ये हमारा आणविक ठोस क्या है? कुचालक। क्या सीख पाए? और हमारा गलनांक का यदि बात करें तो इसका गलनांक उच्च होता है, और यहां पर यदि बात कर ले तो इसका भी गलनांक हमारा क्या होगा? उच्च होगा। और इसका गलनांक सबसे अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, यानी अत्यधिक क्या होता है? उच्च होता है। और आ गया इसका गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। इसका गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। तो आप लोग ये बात सीख चुके हैं कि हम लोग जो आयनिक हो गया, धात्विक हो गया, ससंयोजक या फिर आणविक हो गया, तो आप लोग इसमें प्रकृति के बारे में सीख चुके हैं कि प्रकृति कैसा होता है, चलकता कैसा होता है, गलनांक कैसा होता है। यदि ये सब सीख चुके हैं तो हम लोग पुराने टॉपिक को जितना भी हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे थे वहां पर आते हैं और हर एक चीजों को हम लोग अंडरस्टैंड करते हुए आगे के बातों को सीखते हैं। तो हमने आपको क्या क्या बताया? सबसे पहले ठोस बताया, ओके। फिर दूसरा, ठोस में 5 विशेषता सिखाया, ठीक है। तीसरा, ठोस के प्रकार सिखाया। चौथा हम आपको क्या सिखाया? चौथा हमने उसको डिफिनीशन दिया। फिर पांचवा सिखाया कांच को अतिशीतलित द्रव क्यों कहा जाता है। छठा, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बीच अंतर। और सातवां बात हमने आपको सिखाया क्या? क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? 4, और उसका डिफिनीशन। फिर 8वां बात आप लोग क्या सिखाया कि हम लोग का आयन, जो भी हम लोग का डिफिनीशन होता है, जो भी हम लोग का आयनिक है, धात्विक है, ससंयोजक ठोस या फिर आणविक, वो सबका हमने आपको विशेषताओं का उल्लेख किया। इस प्रकार से हम लोग यहां तक थे। अब आते हैं हम लोग लाइन बाय लाइन पर कि हम लोग क्या एनसीईआरटी बोलता है। आइए एनसीईआरटी को देख लेते हैं और उसमें जो भी होगा पैटर्न उसको हम लोग सीखेंगे। चलिए देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अगला लाइन पर हम लोग गौर फरमाते हैं। इसमें क्या बोल रहा है देखिए, तो क्रिस्टलीय ठोस को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। यह विधि उद्देश्य पर निर्भर करता है कि हम क्रिस्टलीय ठोस को अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पर सजाते हैं या आबंध के आधार पर सजाते हैं। यह आपके ऊपर डिसीजन है। तो चलिए देखते हैं, और यहाँ पर देखने के साथ साथ हम यदि थ्योरी पढ़ चुके हैं तो कंसेप्ट सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। आइए हम बस तुरंत सब कुछ समेटते हैं। देखिए वान डर वाल किस में काम करता है? तो जो हम लोग का आणविक ठोस होता है, ये वान डर वाल जो है ना, हमने जिसमें बोला था आणविक आकर्षण बल, वो किस में काम करता है? तो आणविक ठोस में। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि आणविक ठोस में कौन सा बल कार्य करता है, तो वो वान डर वाल आकर्षण बल। आयनिक आबंध किस में काम करता है? तो आयनिक ठोस में। ससंयोजक आबंध किस में काम करता है? तो ससंयोजक ठोस में। और धात्विक आबंध किस में काम करता है? तो धात्विक ठोस में। समझे? तो आणविक आकर्षण बल की जगह पर आप वान डर वाल आकर्षण बल लिखते हैं तो ज्यादा उचित है। चलिए, तो इस आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को यानी बंधन के आधार पर हम लोग, बंधन यानी बल के आधार पर हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन? आणविक। आणविक मतलब जिसमें हम लोग का कौन सा बल लगे? वान डर वाल आकर्षण बल लगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आणविक ठोस। जिसमें हम लोग का आयन हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आयनिक ठोस। जिसमें हम लोग का धातु का परमाणु हो यानी चाहे धात्विक आबंध हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? धात्विक ठोस। और जिसमें आयन हो उसे आयनिक ठोस। जिसमें वान डर वाल आकर्षण बल हो उसे आणविक ठोस। और जिसमें धात्विक आबंध हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? धात्विक ठोस। आइए हम लोग अब इस सबको बारी बारी से सीखते हैं। देखिए आणविक ठोस को अवयवी कण अणु होते हैं, ठीक है ना।
उस अणु के रूप में जो आणविक ठोस होते हैं, आणविक ठोस को हम लोग अलग अलग भागों में बांट रहे हैं। आणविक ठोस के बारे में अब सीख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है आणविक ठोस के बारे में सीख रहे हैं। देखिए क्या इसमें सीखना है। देखिए तो इसमें क्या है कि आणविक ठोस के अवयवी कण के रूप में क्या होते हैं, अणु होते हैं, और इसे हम लोग निम्नलिखित संवर्गों में और अधिक विभाजित कर रहे हैं। यानी अब हम लोग आणविक ठोस का वर्गीकरण सीख रहे हैं। कौन कौन? अध्रुवीय है, ध्रुवीय, और नीचे आप लोगों को मिलेगा कौन सा? हाइड्रोजन आबंध। अब सवाल उठता है कि ये क्या बला है, इसमें क्या सीखना है, और पीछे आप लोगों को थ्योरी बता चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्या है कि इसके अंतर्गत वैसे ठोस आते हैं जो या तो परमाणु निम्न ताप पर, जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, यानी हमने आपको बताया था पीछे के थ्योरी में कि जितना भी निष्क्रिय गैस होता है वो हम लोग का क्या होता है? अध्रुवीय होता है। ठीक है, और इसमें हमने सेम आपको बताया था, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? अध्रुवीय हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने आपको बताया कि इन ठोसों में परमाणु अणु दुर्बल परिक्षेपण बल, यानी सबसे कमजोर बल होते हैं, और ये कमजोर सा बल कौन सा है? लंदन बल बोलते हैं इसको। इसके बारे में आप लोग 11th क्लास में सीख चुके थे। यह ठोस कैसा होता है? मुलायम होता है और विद्युत के अचालक होता है या कुचालक होता है। ये आपको पीछे के बातों में हमने सिखाया। फिर बोल रहा है कि यह निम्न गलनांकी होते हैं और सामान्यतः कमरे के ताप पर दाब पर द्रव या गैसीय अवस्था में होता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अध्रुवीय कैसा होता है कमरे के ताप पर? तो ये कमरे के ताप पर द्रव हो सकता है या फिर गैस हो सकता है। और हमने आपको बताया कि यहां से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, यहां से एग्जाम्पल, तो जितना भी निष्क्रिय गैस होगा आप लोग याद रखेंगे वो कैसा होता है? वो हम लोग का अध्रुवीय ठोस होता है। इस बात को याद रखेंगे। फिर और क्या याद रखेंगे? O2 हो गया, N2 हो गया, यानी सेम जो वाला जो अणु हो गया वो सब हम लोगों का क्या होता है? अध्रुवीय। साथ साथ में आप लोगों का CO2 याद रखना है, साथ साथ में आप लोगों को CO2 याद रखिएगा, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और एक हो जाएगा आपका क्या? CCl4। ये सब एग्जाम्पल को याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम्पल आप लोगों के कहीं से भी पूछा जा सकता है। कोई भी आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप प्रिपरेशन करते हैं तो ये इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आइए देखते हैं इसके और आगे क्या है। तो उसके बाद है आप लोगों का ध्रुवीय सहसंयोजक ठोस क्या होता है। जैसे हमने आपको बताया कि क्या होता है कि ध्रुव की उत्पत्ति क्यों होता है, उसके पीछे लॉजिक समझिए। जैसे हमने बोला कि एक हाइड्रोजन है, ओके, एक हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरा केस लेते हैं, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। वास्तव में क्या हुआ कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है कि बॉन्ड का साझा होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन साझा किया है। अब भैया दोनों चाहता है ना कि ये इलेक्ट्रॉन हम अपने तरफ खींच पाए, ये चाहता है कि हम अपने तरफ खींचे और ये चाहता है अपने तरफ खींचे, लेकिन खींचने वाला दोनों तरफ तो सेम ही है, तो ना तो ये खींच पाएगा ना तो ये खींच पाएगा। लेकिन इसमें केस बदल जाता है। अब जो साझा वाला यहां पर हुआ तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की काबिलियत ज्यादा होता है, जिसको हम लोग विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। तो क्लोरीन क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के यहां पर लेगा तो इलेक्ट्रॉन, आप लोग फिजिक्स में ये टर्म सीखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ग्रहण करता है वो ऋणावेश होता है। तो इस पर ज्यादा नहीं ऋणावेश आता है, थोड़ा सा ऋणावेश आएगा, और इस पर ज्यादा धनावेश नहीं आता है, थोड़ा सा धनावेश आ गया। लेकिन हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन को खींचने से, अपनी ओर खींचने से इस पर थोड़ा सा ऋणावेश, इस पर थोड़ा सा धनावेश आ गया। यहां पर तो माइनस प्लस नहीं ना बना, लेकिन यहां पर माइनस प्लस बन गया। तो इसको बोलते हैं अध्रुवीय, जिसमें माइनस प्लस का उत्पत्ति नहीं हुआ। इसको बोलते हैं ध्रुवीय, जिसमें माइनस प्लस का उत्पत्ति हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? अध्रुवीय, जिसमें ध्रुव की उत्पत्ति नहीं हो, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुवीय, जिसमें माइनस प्लस की उत्पत्ति हो। और इसमें खास बात यह है कि सबसे कोई, यदि आप लोग आवर्त सारणी में सबसे कोई ताकतवर है तो FON, फोन होता है। फोन मोबाइल वाला नहीं, ये फोन है। फोन मतलब F मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और सबसे कोई छोटा सा बच्चा है आवर्त सारणी में, और सबसे कमजोर तो होता है हाइड्रोजन। और कभी भी हाइड्रोजन इनके साथ जो सबसे आवर्त सारणी में ताकतवर लोग हैं उनके साथ यदि जुड़ा होगा ना तो सबसे ताकतवर आबंध बनता है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन आबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन आबंध बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आबंध। कभी भी आपको यदि HF दिखाई दे तो हाइड्रोजन आबंध, कभी भी HO वाला दिखाई दे मतलब H2O तो हाइड्रोजन आबंध, कभी भी HN वाला दिखाई दे यानी NH3 तो आपको हाइड्रोजन आबंध। ये तीन एग्जाम्पल यदि आप लोग याद रखते हैं तो शायद आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए आप लोग सीख चुके हैं तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब क्या बोल रहा है आपसे? ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि ध्रुवीय आणविक ठोस में कौन सा बल लगता है? तो द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया लगता है इसमें। और आपसे कोई पूछे कि बताइए कि अध्रुवीय में कौन सा बल लगता है, तो उसमें लंदन बल लगता है। और कोई आपसे पूछ दे कि हाइड्रोजन आबंध में कौन सा लगता है, तो उसमें हम लोग का हाइड्रोजन आबंध बल लगता है। आइए उसके बाद आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। यह ठोस मुलायम होता है और विद्युत के अचालक होता है। यह भी पूछ सकता है कि कैसा होता है, तो मुलायम होगा और विद्युत के अचालक होगा यानी कुचालक होगा। इसके गलनांक अध्रुवीय आणविक ठोस की तुलना में अधिक होता है, यानी इसमें क्या होता है कि ज्यादा कस के बांधा नहीं है,
दोनों तो खींचने वाला सेम है, लेकिन इसमें क्या होना है कि थोड़ा सा ये अपने तरफ खींच लिए तो थोड़ा ज़्यादा मजबूती से बंधा है। तो जब ज़्यादा मजबूती से बंधा है तो उसको तोड़ने के लिए भी तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ऐसा होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि फिर भी इनमें से अधिकतर जो कमरे के ताप पर कैसा होते हैं, गैस और द्रव होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, SO2 और क्या हो गया, ठोस NH3। खास करके हमने आपको बताया कि NH3 कौन सा बंध है, हाइड्रोजन आबंध, लेकिन ये कौन सा है, कैसा अवस्था में होना चाहिए, द्रव या गैसीय अवस्था में। लेकिन वही ठोस अवस्था में हो गया तो ठोस अवस्था में NH3 कैसा हो जाता है, तो आप लोगों का ध्रुवीय हो जाता है। आइए थोड़ा सा हम लोग इसको और आगे सीखते हैं क्या है। तो हाइड्रोजन आबंध आणविक ठोस हमने आपको बताया था किसके किसके साथ आबंध बनाता है। तो सबसे प्यारा सा और छोटा सा बच्चा कौन सा है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन आवर्त सारणी में सबसे ताकतवर लोग कौन कौन, FON, उसके साथ आबंध बनाता है। तो देखिएगा, तो हाइड्रोजन FON के साथ आबंध बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध बोलते हैं। और इसमें प्रबल हाइड्रोजन आबंध ऐसे ठोस होते हैं जैसे में H2 हो गया, आपको बताया था पीछे, हमने आपको NH3 बताया था और हमने आपको HF बताया था, ये याद रखना है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि यह विद्युत के क्या होते हैं, अचालक। आपने क्या देखा, आणविक ठोस में जो 3 प्रकार था वो तीनों जो होते हैं वो कैसा होते हैं, अचालक होते हैं, यानी कुचालक होते हैं। ये कमरे के ताप पर वाष्पशील द्रव या मुलायम ठोस होते हैं। खास जो पीछे जो आप लोग पढ़े ध्रुवीय और अध्रुवीय, उसमें क्या था कि या तो वो द्रव होते थे या फिर गैस होते थे, लेकिन इसमें आपको क्या सीखने को मिला कि द्रव के साथ साथ मुलायम ठोस भी होते हैं। यानी ये ताकतवर है, जो ज्यादा मजबूती से बांधे रहेगा वो तो मजबूती से बांधे रहेगा तो अपने पास खींचेगा, खींचेगा तो कण पास आएंगे और कण पास आएंगे तो ठोस तो कहलाएंगे ना, ऐसा ही है। अब आइए हम लोग इसको आगे देखते हैं। हमने आपको क्या बताया कि आणविक ठोस किसे बोलेंगे। आप लोग यदि प्यारा सा बात, आप लोग 4 जो हमने आपको सिखाया, कौन कौन सा डिफिनेशन सिखाए थे पीछे, जस्ट अभी आप लोगों को हमने बात बताया कि देखिए जो 4 हम लोगों को भाग में बांटे थे आप लोगों को, कौन कौन, तो पहला हमने आपको सिखाया था कौन सा, तो आप लोगों का आयनिक ठोस। दूसरा हमने आपको क्या सिखाया था, सहसंयोजक। तीसरा का हमने आपको क्या सिखाया था, तो आप लोगों को धात्विक ठोस। और चौथा आणविक ठोस। डिफिनीशन कितना आसान है, देखिए जैसे या तो हम लोग बल के आधार पर डिफिनीशन देंगे या फिर अवयवी कण के आधार पर, आपको जो पसंद आता है वो दे सकते हैं। हम दोनों को मिलाकर दे सकते हैं, चाहे ऐसे कोई भी आसानी से बोलेंगे। वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें कौन सा बल लगे, कूलम बल, उसे क्या बोलते हैं, आयनिक ठोस। वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसमें कौन सा आबंध हो, सहसंयोजक आबंध, उसे धात्विक सहसंयोजक ठोस। और वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके बीच में कौन सा आबंध लगे, धात्विक आबंध, उसे क्या कहते हैं, धात्विक ठोस। वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अणुओं के बीच में कौन सा बल लगे, आणविक आकर्षण बल। और खास करके यहां पर क्या बोला जाता है, वांडर आकर्षण बल। वांडर आकर्षण बल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वांडर आकर्षण बल ये भी बोल सकते हैं। और यदि आप उसके अवयवी कण के रूप में बोलना चाहेंगे तो वो भी आसान है। वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण के रूप में आयन हो तो आयनिक ठोस, अवयवी कण के रूप में सहसंयोजक अणु हो सहसंयोजक ठोस, और जिसके अवयवी कण के रूप में धातु का परमाणु हो उसे धात्विक ठोस, जिसके अवयवी कण के रूप में अणु हो उसे आणविक आकर्षण बल। और यहाँ पर हमने आपको सबका एग्जाम्पल दे चुके हैं पहले ही, तो आप लोगों को खास करके यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आइए हम लोग देख लेते हैं, तो हम लोग कहाँ थे उस कहानी में, यहां पर। तो बोल रहा है कि आयनिक ठोस क्या होगा, तो आयनिक ठोस में हमने आपको बताया क्या, देखिए आयनिक ठोस में अवयवी कण के रूप में क्या होते हैं, आयन, हम जैसे पहले ही आपको बता चुके हैं। और ऐसे ठोस का निर्माण किससे होता है, तो जब आयन होगा तो आयन 2 प्रकार का होगा, या धनायन होगा या फिर ऋणायन होगा। और ये त्रिविमीय विन्यास, त्रिविमीय विन्यास कहने का मतलब ऐसा नहीं कि केवल प्लेन में बन रहा है, प्लेन के साथ साथ आगे भी बन रहा है और पीछे भी बन रहा है, ये 3D स्पेस में बन रहा है। और इसके बीच कौन सा बल लगता है, कूलम बल। हमने पीछे बताया आप लोगों को थ्योरी में कि इसमें बीच में कौन सा बल लगता है, कूलम बल। आपसे कैसे आप सोचते हैं कि जो आप लोग कोई किताब ले लेंगे ऑब्जेक्टिव का, उसमें से सब लड़ जाएगा, ऐसा होता नहीं है। आप लोग कोई पीछे साल में आप लोग जो आपके बड़े भाई लिए होंगे, पूछिएगा कितना लड़ा होगा, यदि वो पूरा लड़का किताब याद किया होगा ना तो पता चलेगा उसमें से 10 लड़ा। अब बताइए 70 गो में से 10 गो लड़ा, ये कौन बड़ा बात है, 70 गो में 10 गो। इसलिए आपको सबसे पहले हर एक चीज को डीपली सीखना होगा। यदि डीपली सीख लेते, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन घुमा के देना तो आपसे बाहर नहीं होगा। कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो इससे बाहर होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा बाहर। आइए देखिए यहाँ पर, और हमने आपको विशेषता सिखाते सिखाते ये भी सिखाए थे, ये कठोर होता है और कैसा होता है, भंगुर। जो पीछे के बाद लड़का सीखा होगा उनके लिए सब आसान है। गलनांक कैसा होता है, उच्च होता है। और इसके आयन, और एक खास बात हमने आपको सिखाया था आयनिक ठोस में क्या होता है, और ये एग्जाम में ये क्वेश्चन भी दिया गया एनसीईआरटी में, क्या है, इसे बोलता है कि ठोस अवस्था में कुचालक होता है। ठोस अवस्था में क्या होगा,
कुचालक होगा। लेकिन वही यदि हम लोग द्रव बना दें तो सुचालक होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे वजह बताइए। तो ठोस अवस्था में एक दूसरे को ज्यादा मजबूती से बांधे रहते हैं, तो जब ज्यादा मजबूती से बांधा रहेगा तो प्लस और माइनस एक दूसरे के साथ सटे रहेंगे, चिपके रहेंगे, तो गति नहीं करेगा, गति नहीं करेगा तो धारा नहीं बहेगा। लेकिन जैसे ही उसको द्रव में डालते हैं, लिक्विड में डालते हैं, तो प्लस और माइनस एक दूसरे से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। द्रव में तो प्लस माइनस अलग हो गया, तो अलग हो गया तो गति कर जाएगा, गति कर जाएगा तो धारा बह जाएगा। यानी द्रव अवस्था में प्लस माइनस एक दूसरे से दूर चले जाते हैं जिससे धारा बहता है, लेकिन ठोस अवस्था में एक दूसरे के साथ चिपक के बैठा रहता है, इसलिए ठोस अवस्था में धारा का प्रवाह नहीं होता है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोल रहा है क्या कि ये विद्युत रोधी होते हैं, कैसा, कब, ठोस अवस्था में। क्यों होते हैं विद्युत रोधी, क्योंकि वो मजबूती से बंधे रहते हैं। और उसमें क्या बोला जा रहा है, लेकिन गलित अवस्था, गलित अवस्था मतलब द्रव की अवस्था या जल में घुलने पर यह आयन गमन करने के लिए मुक्त हो जाते हैं, यानी इसके जो धनायन ऋणायन है वो गमन गति करने के लिए क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और यही कारण है कि ये विद्युत का संचालन करते हैं। संचालन मतलब धारा का प्रवाह करते हैं। आइए फिर हम लोग आगे चलते हैं। फिर ये आप लोगों का है धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस में क्या होता है कि धातु के जो मुक्त समुद्र में घिरे होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए कि इसका मतलब क्या है। देखिए, जैसे हम लोग कोई भी परमाणु होता है तो परमाणु के बीच में नाभिक होता है, और नाभिक के चारों तरफ क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन के बीच में एक छोटा सा हम लोग का स्ट्रक्चर है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पूरा चारों तरफ से घेरा हुआ है, इसलिए बोल रहे इलेक्ट्रॉन का समुंदर। और यहाँ पर हम लोग का नाभिक कैसा है, हमारा नाभिक जो है हम लोग के पास जो है वो हम लोग बोल दे रहे कि नाभिक हमारा कैसा है, प्लस है। अब देखिएगा क्या होगा। तो धातुएं क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुद्र में, यानी चारों तरफ के इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि धनायनों के व्यवस्थित संग्रह है, यानी बीच में धनायन छुपा हुआ है। अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ के गति करते हैं। और क्या बोल रहे हैं कि एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का योगदान होता है। चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। अब देखिएगा, ये मुक्त और गतिशील इलेक्ट्रॉन धातु एवं विद्युत के ऊष्मीय चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो ये चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, ये जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वही उसी का काम है कि धारा का प्रवाह करना। या फिर यदि कोई मान लीजिए लोहा को रखते हैं आग के पास तो वो गर्म हो जाता है, लेकिन रबड़ को रखते हैं तो वहीं पर गर्म होता है, बाहर गर्म नहीं होता। क्यों, उसके पीछे का वजह है उसके चारों तरफ घूमने वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है, चाहे वो आप लोगों का विद्युत हो चाहे उष्मा हो, विद्युत भी प्रवाह होगा या फिर उष्मा का भी प्रवाह होगा, उसके लिए जिम्मेवार कौन, उसके लिए जिम्मेवार होगा कौन, वो इलेक्ट्रॉन। उसके बाद विद्युत क्षेत्र में प्रयुक्त करने पर ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र में प्रयुक्त करने पर ये नेटवर्क में सतत प्रवाह करते हैं। आप लोग यदि फिजिक्स के ये टर्म सीखे होंगे तो हमने आपको बताया था कि यदि यहां पर ऐसे इलेक्ट्रॉन का पूरा झुंड है, सब इलेक्ट्रॉन है, और जैसे ही इसमें हमने क्या किया कि इस पर हमने विद्युत क्षेत्र ऐसे आरोपित किया, तो ये सब जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे। और जैसे ही गति करा तो धारा बहा। तो यहां पर क्या सीखे कि विद्युत क्षेत्र जैसे ही उस पर लगाएं तो ये इलेक्ट्रॉन धनायन, यानी जो धनायन हो या फिर ऋणायन हो, धनायन क्या होगा, जो प्लस होगा वो विद्युत क्षेत्र के दिशा में जाने लगेगा और माइनस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाने लगेगा। तो इसी प्रकार जब धातु एक भाग में ऊष्मा संभारित किया जाता है, यानी इसको हीट दिया जाता है, ऊष्मा दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो गर्मी को लेकर, ऊर्जा को लेकर इधर से उधर गति करने लगते हैं, यानी गति करेगा। आखिर लोहा में क्यों, जैसे हम बोले कि लोहा को हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारा लोहा है, इसको हम लोग यहाँ पर आग हीट दिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऊष्मा को ग्रहण कर लिए और चारों तरफ दौड़ने लगे, और दौड़ते दौड़ते हमारे हाथों के पास पहुंच गए, हमें गर्मी का एहसास हुआ। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन गति कर सकता है, वो ऊष्मा को लेकर एक जगह से दूसरी जगह तक दौड़ सकता है, इसलिए इसमें ऊष्मा का प्रवाह होता है। आइए उसके बाद बोल रहा है कि ऊष्मीय ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए सर्वत्र एक समान रूप से विस्तारित हो जाता है। यानी जो ऊष्मीय ऊर्जा है, यानी जो गर्मी है, यहां से ले रहे हैं, लेकिन यहां गर्म क्यों हो जा रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेकर सभी जगह चारों तरफ घूम रहा है, तो इसलिए चारों भाग को गर्म कर रहे हैं। कभी आपके मन में सवाल आया होगा कि छोलनी तो वहां पर गर्म कर रहे हैं, इधर क्यों गर्म हो जा रहा है, क्योंकि वो उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ऊष्मा को लेकर इधर उधर दौड़ लगा रहा है, जिसके चलते पूरा भाग हम लोग का क्या हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि धातु की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, कुछ ऐसी स्थितियों में चमक होता है, कुछ धातु जैसे चमकीला होता है, जैसे सोना। अब सोना चमकीला होता है, उसका रंग होता है, अपना रंग होता है, यह भी उसमें उपस्थित, इसका कारण भी क्या है, उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का कारण ही होता है। यानी आप उसमें धारा का प्रवाह होता है, वो गर्म होता है, कौन जिम्मेवार, इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेवार है। उसका रंग का कारण कौन है, तो उस इलेक्ट्रॉन ही है। धातुएं जो है ना अत्यधिक आघातवर्धनीय एवं क्या होती है, तैन होती है, यानी उसको पीट कर हम लोग चादर बना सकते हैं, खींच कर हम उसको पतला तार बना सकते हैं।
आइए फिर हम लोग अगला है कि धात्विक क्रिस्टलीय ठोसों को विस्तृत अनेक रूपता एवं संपूर्ण क्रिस्टल में निकट। देखिए अब हम लोग को सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस पढ़ना है। आप लोगों को हम डिफाइन क्या करवाए थे? आप लोगों को हम डिफाइन यही करवाए थे कि जो अवयवी कण होते हैं उनके अणुओं के बीच में हम लोग का कौन सा आबंध होता है? सहसंयोजक आबंध। और जो उसका अवयवी कण होते हैं कौन होता है? सहसंयोजक अणु होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सहसंयोजक ठोस बोलते हैं। आइए थोड़ा देख लेते हैं और सीखते हैं कि इसमें क्या बात कॉमन है। देखिएगा तो दोस्त, इसमें धात्विक क्रिस्टलीय, देखिएगा अधात्विक क्रिस्टलीय ठोस। अधात्विक मतलब जो धातु नहीं होता है, यानी अधातु। विस्तृत अनेक रूपता संपूर्ण क्रिस्टल में निकटवर्ती परमाणुओं के बीच कौन सा आबंध लगता है? सहसंयोजक आबंध होता है। ठीक है। और इसके लिए विशाल अणु भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारा इलेक्ट्रॉन का झुंड बनाकर निर्माण करता है। तो आपको बता रहे थे कि सहसंयोजक बंध प्रबल और दिशात्मक प्रकृति का होता है। यानी जो सहसंयोजक होता है वो कमजोर नहीं होता, उसमें ताकतवर होता है। और ताकतवर होने के चलते उसका जो, इसलिए आपको बताया था उसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। यदि आप लोग पीछे की विशेषता सीखे होंगे तो उसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। इसलिए परमाणु अपनी स्थितियों को अति प्रबलता से संलग्न करता है। संलग्न मतलब बहुत जोर से पकड़े रहता है। उसके बाद ऐसे ठोस अति कठोर होते हैं, यानी ऐसे ठोस जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत कठोर होते हैं और भंगुर भी होते हैं। इनका गलनांक क्या होता है? अत्यंत उच्च होता है। इसका गलनांक जो होता है बहुत अधिक होता है। यह गलन से पूर्व विघटित भी हो सकता है। यानी आपको पता चला कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? टूटता है। आपको पता चला कि ये 99 पर ही टूट गया। ऐसा होता है किसके अंदर? सहसंयोजक ठोस के अंदर। फिर ये विद्युत का संचालन नहीं करता है, यानी ये विद्युत रोधी होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है सहसंयोजक ठोस कैसा होता है? तो हम लोगों का विद्युत रोधी होता है। विद्युत रोधी मतलब कुचालक या अचालक। फिर बोल रहा है कि सिलिकॉन कार्बाइड ठोस के बहुत सारे उदाहरण है। ये याद रखिएगा, जिसमें सिलिकॉन कार्बाइड है, पूछ सकता है किस प्रकार का ठोस का उदाहरण है, तो आप लोग क्या हो जाएगा? सहसंयोजक। ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय ठोस के इसी वर्ग में आते हैं, यद्यपि यह मुलायम होता है और विद्युत का चालक होता है। खास बात यहीं पर है कि सब में आप सीखे कि विद्युत रोधी होता है, और ये जो है ना, ये पिक्चर का विलन ये बोल रहा है चालक। और केमिस्ट्री यही है, जैसा आप सोचेंगे वैसा होगा ही नहीं, हर जगह कुछ ना कुछ नया आपको निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर चालक क्यों हो गया? सवाल तो ये भी उठता है। ये हम लोग बात करेंगे क्यों होता है। इसके अपवादात्मक गुण, यानी अपवाद का गुण क्यों है? इसके विशिष्ट संरचना, आखिर ऐसा क्यों हो गया? ये तो भी उसी वैरायटी का है, सहसंयोजक ठोस का। तो फिर इसका क्या कारण है कि ये चालक हो गया? और टोटल जितना भी होता है वो सब कुचालक होता है। हम सीखेंगे, पहले यहां पर देख लीजिए। इसके बारे में आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, हालांकि हम दोबारा आपको बता रहे हैं। परमाणु की विभिन्न परतों में व्यवस्थित होता है और प्रत्येक परमाणु उसी परत में 3 निकटवर्ती परमाणुओं के साथ सहसंयोजक आबंध में रहता है। और इसमें एक चौथा जो होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अलग परत में मध्य उपस्थित रहता है। यह गमन के लिए स्वतंत्र होता है और यही कारण है कि ये क्या होता है? चालक होता है। चलिए देखिए, हम समझा रहे हैं। जैसे ये जितना भी है ना, ये सब आप लोगों को कार्बन हो या फिर सिलिकॉन, आपको सीखना चाहिए। कार्बन हो या फिर सिलिकॉन, ये वर्ग 14 का तत्व है। और खास करके बात ये होता है कि वर्ग 14 के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे कार्बन हो या फिर सिलिकॉन, ये सबके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हीरा में आपको हीरा और ग्रेफाइट के एग्जांपल लेते हैं कि हीरा कुचालक क्यों और ग्रेफाइट सुचालक क्यों। हीरा में क्या होता है कि जो चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, वो चारों इलेक्ट्रॉन साझा में भाग ले लिए, यानी चारों इलेक्ट्रॉन साझा में भाग ले लिए इस कार्बन के साथ। आपको बता रहे हैं एकदम बढ़िया से, कार्बन कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिएगा इसमें क्या है कि हीरा में चारों इलेक्ट्रॉन भाग लिया, एक कार्बन चारों तरफ से कार्बन घेर लिया और सब इलेक्ट्रॉन भाग लिया। लेकिन हुआ क्या कि ये सब चारों भाग ले लिया तो इसके पास एक भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा जो बंधन में भाग नहीं लिया हो। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन ही हम लोगों का भाग ले पाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन ही भाग ले पाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रहा जो भाग नहीं लिया, तो इसमें क्या है कि चारों इलेक्ट्रॉन भाग लिया, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में नहीं बचा। लेकिन इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भाग लिया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में बच गया। अब यही पूरा खेल गड़बड़ा देता है कि जो ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह के लिए जिम्मेवार होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधन में नहीं है। इसमें चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन का खत्म हो चुका है, लेकिन इसमें 3 वो खत्म हुआ है, एक तो बचा ही है। तो यही इलेक्ट्रॉन गति करता है और धारा का प्रवाह करता है। और ऐसे खास बात ये बोलते हैं कि इसमें sp3 प्रसंकरण पाया जाता है और इसमें sp2 प्रसंकरण पाया जाता है। डायरेक्टली ऐसे बोलते हैं। sp3 कहने का मतलब क्या है कि s के एगो कक्षक और p के कितने 3, तो 3 में कितना हो गया 4, और इसमें चारों इलेक्ट्रॉन भाग लिया। लेकिन इसमें 4 नहीं ले रहा है, कितना ले रहा है 3, कितना एगो s अपी को 2, तो कितना हो गया 2 1 3। इसमें कितना हुआ 4 और इसमें कितना हुआ 3, यानी इसमें चारों इलेक्ट्रॉन भाग लिए
तो इसलिए sp3 इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन भाग लिए, sp2 तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन तो शेष बच गया जो धारा का प्रवाह करेगा और यही इसके कारण जिम्मेवार होगा। आई थिंक आप लोगों का शायद खत्म हो चुका होगा सब कुछ। देखिए हम लोग नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ आगमन होगा, और आज के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।